हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सुगंधा है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले ही माधव से हुई है। माधव दूसरे शहर में जॉब करते हैं और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे जेठ और मेरी 2 ननद रहती हैं। जेठ हर रात मेरे सिरहाने के नीचे 1000 रुपए की नोट रख जाते थे। मैं पति को फोन पर बताती तो वह कहते थे, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। मैं भी भोली बनकर पैसे रख लेती थी। मगर एक दिन रात को मैं सो रही थी कि अचानक मेरी नींद खुल गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो मेरे जेठ बेड पे लेटे मेरे जेठ मेरे पति से बस 1 ही साल बड़े थे और उनकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी। मैं अपने जेठ की इस तरह की हरकत से बहुत परेशान हो गई थी। पति को जब छुट्टी मिलती थी तब घर आते थे। मेरे सास ससुर की मौत काफ़ी साल पहले हो गई थी। मैंने अपने सास ससुर को नहीं देखा था। एक ननद की शादी भी हो चुकी थी और दूसरी ननद की शादी के लिए मेरे पति और मेरे जेठ लड़का देख रहे थे। और मेरे जेठ पर पूरे दिन घर पर ही रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। मुझे तो लगा था कि मेरी शादी के बाद मेरी दोनों नंदे मेरे साथ बहनों वाला रवैया रखेंगी, क्योंकि वह भी बिना माँ बाप की बच्ची थी। मैंने सोचा मैं उनके साथ मोहब्बत और दोस्ताना रवैया रखूंगी तो वह भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगी। लेकिन यह मेरी बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। मेरी ननद हर वक्त चुपचाप ही रहती थी। मैं बात करती तो चौंक जाती, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं पूछती कि तुम क्या सोच रही थी, तो कहने लगती, कुछ नहीं, बस तुम अपने काम से काम रखो। मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। नंद के इस तरह के रवैये से मैं बहुत ही मायूस होती थी और जेठ तो मुझे वैसे भी कुछ ठीक ठाक नहीं लगते थे। हर वक्त मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते रहते थे, इसलिए उनसे बात करने में मैं खुद भी कतराने लगी थी। वह शख्स बहुत ही अजीब किस्म के थे। ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारते थे, लेकिन जब भी मैं झाड़ू लगा रही होती तो मेरे सामने खड़े हो जाते थे। मेरी ननद किसी काम को भी हाथ भी नहीं लगाती थी, इसलिए सारा काम मेरे सर पर ही था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे यह महसूस हुआ जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए। वह बिल्कुल मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं यह देखकर हट गई और दीवार से जाकर लग गई। उस वक्त किचन में मेरे और जेठ के अलावा और कोई नहीं था। वह किचन से बाहर जाते हुए मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, सुगंधा, कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना, शर्माना मत। यह कहकर वह किचन से बाहर चले गए। मैंने अपना रुका हुआ सांस बाहर किया तो मुझे अपने जेठ की हरकत बहुत ही बुरी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इनकी शिकायत लगाऊंगी कि भला यह कोई बात हुई, किचन में इनका क्या काम था। रात को मैंने फ़ोन पर पति को बताया कि जेठ जी की बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने माधव को जेठ जी की सारी हरकतें बता दी तो वह कहने लगे कि तुम गलत सोच रही हो। अगर उन्होंने तुम्हें यह कहा है तो तुम्हें तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम भाई को कह दो, वह तुम्हें ला दिया करेंगे। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई थी। एक तरफ मेरी ननद वंशिका थी, उसके मिजाज से मैं बेहद परेशान थी। रात को मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं नींद की कच्ची थी। गहरी नींद में भी आटो की आवाज़ मुझे सुनाई दे जाती थी, या मैं दिमागी तौर पर जगी हुई होती थी। अब भी ऐसे ही सोच में थी जब मुझे लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़े धीरे से खुला हो और कदमों की आवाज़ आई हो। मैं नींद की वादियों में थी, इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे तकिए के नीचे किसी ने हाथ दिया हो। उसके बाद कोई चुपके से मेरे कमरे से वापस चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से एकदम मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन उस वक्त नींद की वादियों में थी। मैंने सोचा शायद मेरा कोई वहम होगा। जब सुबह मेरी आंख खुली और मैं अपने बेड की चादर बिछाने के लिए तकिया उठाने लगी तो तकिया के नीचे मुझे 1000 का नोट मिला।
यह देखकर मुझे रात का सारा किस्सा याद आने लगा। मुझे अब अपने जेठ पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। जाहिर है वंशिका मेरे कमरे में आने को तैयार नहीं हुई थी, ना ही बात करती थी। उसकी एक अपनी ही दुनिया थी जिसमें वह मगन रहती थी। तो जाहिर है यह काम मेरे जेठ ने ही किया होगा। वह होते कौन हैं? उस वक्त मेरे जेठ बाहर लॉन्ज में बैठे हुए थे। वंशिका अपने लिए चाय बना रही थी। मैं गुस्से से अपने जेठ के पास आई और 1000 का नोट दिखाया। मैंने कहा, यह तुम्हारी हरकत है। मेरे गुस्से से भरी आवाज़ को सुनकर वह कुछ अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह काम मेरा है। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगे, जी हाँ। मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की? मेरे ऊंचे और तेज लहजे को सुनकर वंशिका किचन से बाहर आ गई। यह सुनकर तो मेरे जेठ की रंगत उड़ गई थी। कहने लगे, मैं तो आपसे पूछता ही रहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें, लेकिन आप तो कुछ कहती नहीं। मैंने सोचा कि आपके तकिए के नीचे ही पैसे रख देता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ लेनी होगी तो ले लेना। वो तो यूं आराम से नॉर्मल लहजे में बात कर रहे थे जैसे कि कोई बात ही ना थी। मैंने कहा, ना तो मुझे आपसे कुछ चाहिए, और दूसरी बात, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप पैसे मुझे दिन के वक्त भी दे सकते हैं। यह भला क्या हरकत है कि रात के वक्त मेरे कमरे में दाखिल हों और मेरे तकिए के नीचे पैसे रखकर चले जाना? यह कोई तरीका नहीं है। वंशिका ने जब मेरा सख्त लहजा सुना तो अपने भाई को बुरा भला कहने के बजाय मुझे ही कहने लगी, देख लिया तुमने इस लड़की को के तेवर? मैं तो तुमसे पहले ही मना करती थी, इसे मुंह मत लगाओ, तुम्हें ही बहुत पड़ी हुई थी। देख लिया भाभी का असली रंग। मैं तो जानती थी कि अगर कोई गैर औरत हमारे घर में आएगी तो हम तीनों में फूट ही डालेगी। दीदी का क्या है, दीदी तो अपने ससुराल में है, और मेरा क्या है, मेरी भी आज ना कल शादी हो जाएगी। लेकिन देख लेना अथर, या भाई को तुम्हारे खिलाफ करके तुम्हें घर से निकलवा देगी। दर दर की ठोकरें खाओगे। मत दिया करो इसे पैसे। मैं तो वंशिका की बातें सुनकर अजीब सी सोच में रह गई थी। फिर वह कहने लगी, मैं चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि यह महारानी साहिबा जिस कदर तो गुस्से में है, तुम्हें तो चाय भी बनाकर देने वाली नहीं है। यह कहकर वंशिका किचन में चली गई और मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई। कितनी बदतमीज थी वह। अपने भाई की घटिया हरकत पर उसे रोकने के बजाय मुझे यूं भला बुरा कह रही थी। मैंने भी थोड़ी देर में खुद के लिए चाय बनाया और फिर सबके लिए नाश्ता भी बनाया, लेकिन मैंने किसी से भी नहीं कहा कि नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। दोपहर को बाहर से वंशिका के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह किचन में कुछ बना रही थी और साथ में मुझे बातें सुना रही थी। वह कह रही थी कि अभी 2 साल ही हुए हैं इसकी शादी को, और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए, और इतने पैसे लगाकर हमने अपने भाई की शादी इसलिए थोड़ी की थी कि नवाबजादी जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर कमरे में बैठ जाए और मैं यहाँ किचन में काम करूँ। मैं दिल में सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान भी हो सकती है। आज रात को माधव घर आए तो वह बहुत ही गुस्से में थे। शायद वंशिका उनके कान भर चुकी थी। वह बिना बताए ही आ गए थे और मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। जब माधव घर आए तो मैं भी कमरे से बाहर आई। डाइनिंग टेबल पर वंशिका ने बड़े बिगड़े हुए मूड के साथ खाना लगाया था। माधव बैठकर खाना खाने लगे। जेठ जी भी बैठ गए, लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी वंशिका कहने लगी, उठो यहाँ से और अपने लिए खुद खाना बनाओ। तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने टेबल से जाऊँ। यह सुनकर माधव ने उसे रोक दिया और कहने लगे, वंशिका यह क्या बदतमीजी है। वह कहने लगी, तुम बस चुप ही रहो। मुझे पता था कि तुम अपनी बीवी की जुबान से ही बोलोगे। तुम्हें यह जरा भी पता नहीं है। पता है कि उसने सुबह कितनी बदतमीजी की है। अथर्व के ऊपर न जाने कौन कौन से घटिया इल्जाम लगाने पर तुली हुई है। इसलिए मैं तो उसके नखरे नहीं उठाने वाली हूँ। उसे भूख लगी है
तो अपने लिए खुद पकाकर खा सकती है, लेकिन मेरे हाथ का पका हुआ या नहीं खाएगी। माधव मुझसे कहने लगे कि क्या बात हुई थी और तुमने इतने में ही कौन सा तमाशा लगाना शुरू कर दिया था। ना सास ससुर की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है और ना ही घर पर इतना कोई ज़्यादा काम काज है कि तुम यूं उल्टी सीधी हरकत पर उतर जाओ। माधव ने तो मेरी बातें सुने बगैर ही मेरी बेइज्जती कर दी थी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरी इतनी बेइज्जती कर चुके हो। जेठ जी को रात के अंधेरे में मेरे कमरे में जाने का क्या मकसद है? इन्हें पैसे देने का इतना ही शौक है तो दिन में क्यों नहीं देते? और मैं इनसे पैसे मांगती भी नहीं हूँ, फिर वह बिना वजह के मेरे कमरे में करने क्या आते हैं? मेरी बात सुनकर माधव यूँ बोले जैसे कि वह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह कहने लगे, बस इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा तमाशा लगाया है। अरे भाई, वह वंशिका के कमरे में भी यूं ही चले जाते हैं, तकिए के नीचे कभी 1000-2000 रख देते हैं, या उनकी बचपन की आदत है। मैंने कहा कि वह उनकी बहन है। मेरा यह कहना था कि माधव उससे मुझे गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे, तो फिर तुम क्या हो? तुम मेरे भाई को अपना भाई समझती ही नहीं हो क्या? मेरी बहन को अपनी बहन नहीं समझती हो क्या? तुम यहाँ पर कौन से रिश्ते निभाने आई हो? मेरे दोनों भाई बहन मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं कभी भी अपने भाई बहन को तुम्हारी खातिर नहीं छोड़ सकता। अपना बर्ताव ठीक रखना। अगर तुमने मेरे बहन भाइयों को अपना बहन भाई समझा होता तो तुम्हें यह बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अभी लग रही है। यह कहकर बिना खाना खाए माधव उठकर कमरे में चले गए। मैं भी उठकर कमरे में चली गई। उनका मूड खराब था। मैंने भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी। वह कहने लगे कि माफ़ी तो तुम अथर्व से मांगो, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है। उसने तुम्हें छोटी बहन समझकर तुम्हारे तकिए के नीचे पैसे रखे थे। फिलहाल मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने अथर्व से सॉरी कह दिया था। उसने फौरन से कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब गलतफहमी दूर हो गई है, बस यही ठीक है। माधव ने वंशिका की शादी के लिए एक लड़का देख लिया था और 2 दिन बाद वंशिका का एंगेजमेंट था। घर में फंक्शन था और उसकी तैयारी होने लगी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मेरी बड़ी ननद भी अब भी अपनी ससुराल से आ गई थी और आज एंगेजमेंट का दिन भी आ गया था। सब लोग सुबह से ही तैयार होने में लगे हुए थे। वंशिका भी बहुत खुश थी। दोपहर तक लड़के वाले आ गए थे। लड़का काफ़ी स्मार्ट और वह अमेरिका में जॉब करता था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और लड़के वाले चले गए थे। कुछ दिन रुककर मेरी बड़ी ननद और मेरे पति भी चले गए। जब तक मेरे पति घर पर थे तब तक मेरे जेठ मेरे कमरे में पैसे रखने नहीं आए थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो जैसे जेठ जी ने यह सिलसिला ही शुरू कर दिया था। वह अक्सर मेरे तकिए के नीचे 1000 का नोट रख जाते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोती थी, लेकिन शायद जेठ जी के पास कमरे की दूसरी चाबी मौजूद थी, इसलिए वह कमरे में दाखिल हो जाते थे। लेकिन उस रात मैंने कमरे की कुंडी लगा ली थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे कमरे में दाखिल हों। अगली सुबह जो चीज़ मैंने देखी उसने मुझे अजीब सी सोच में डाल दिया था। लॉन्ज में मेरे जेठ बड़े गुस्से से बैठे हुए थे। शायद रात को कमरे में आए थे, लेकिन कुंडी की वजह से दरवाज़ा नहीं खुला। अगर उनका मिजाज उस वक्त नॉर्मल होता तो मैं उस बात को इतनी भी अहमियत नहीं देती कि अगर मेरा दरवाज़ा उन्होंने बंद देखा तो वापस चले गए। उसमें गुस्सा आने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वह यूं मुझे घूर कर देख रहे थे, जैसे कि ना जाने मुझे क्या कर डालेंगे। मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया और किचन में नाश्ता बनाने लगी। बेदिली से मैंने अपने जेठ को नाश्ता बनाकर दे दिया और अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे के बराबर में ही वंशिका का कमरा था, जहां मुझे चिल्ला चिल्ला कर बातें करने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह अपने मंगेतर से किसी बात पर लड़ने लगी थी, क्योंकि वह उसे यही कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर पर सिवाय तुम्हारे और किसी की भी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगी, क्योंकि मेरी भाभी भी सिर्फ मेरे भाई की जिम्मेदारी संभालती है।
अगर तुम यह समझ रहे हो कि तुम मुझे शादी के बाद अपने घर वालों की नौकरानी बनाकर रखोगे, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह की बदतमीज लड़की क्यों है। क्या मुझे तो अपने जेठ की भी बात समझ नहीं आती थी। वह किस किस्म का शख्स है। शायद मेरे सास ससुर ने अपने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं की थी। उन्हें रिश्तों का लिहाज रखना नहीं सिखाया था, सिर्फ लड़ना झगड़ना सिखाया था। या शायद तीनों अपने माँ बाप की मौत के बाद ही ऐसे हो गए थे। एक बड़ी ननद सिर्फ अच्छी थी। उनका हाल जो भी था मेरी समझ से तो बाहर था। मैं नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई और दौड़कर मेरे जेठ भी किचन में आ गए। कहने लगे, रात को अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया था? क्या बात? क्या आपको मुझसे परेशानी है? मुझ पर शक है या मेरे चरित्र पर शक है? मैंने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप बर्तन धोने लगी। वह मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती और ना ही आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत है। बात रही आपकी हरकतों की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सोते हुए कोई मेरे कमरे में आए, वह जिस मकसद से आए। मेरी बात सुनकर वह वहां से बाहर चले गए। इस बार भी माधव बिना बताए वापस आ गए और सामने वंशिका ने धमाका फोड़ दिया था कि वह अपना रिश्ता तो खत्म कर चुकी है, वह प्रिंस से शादी नहीं करेगी। ये सुना ही था कि माधव को गुस्सा आने लगा। कहने लगे, चौथी एंगेजमेंट है जो तुम तोड़ चुकी हो। वंशिका, तुम्हारे साथ मसला क्या है? या सारी जिंदगी यही बैठने का इरादा है? माधव ने गुस्से से यह कहा तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारे सर पर नहीं बैठी हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं नौकरी करूँगी। माधव अपने दांत ही पीस कर रह गए। वंशिका बेहद ही बदतमीज थी और मुझे हैरत होती थी कि जेठ जी उसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। वह जो भी कहती थी जेठ जी उसे मान लेते थे। कहते थे कि वह ठीक ही तो कह रही है। वह माधव से कहने लगे, वंशिका गलत नहीं कह रही है। यह प्रिंस जो है ना, इसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। वह इसे अपने माँ बाप और बहन भाइयों की सेवा करवाना चाहता है। घर के सारे काम यही करेगी, या कोई नौकरानी थोड़ी है। उससे तुम बात करो। अगर वह वंशिका को अपने साथ अमेरिका ले जाए तो ठीक है, वरना तुम रिश्ता तोड़ दो। यह सुनकर माधव कहने लगे कि रिश्ता होना और तोड़ देना तुम लोगों के लिए मजाक है। पहले 3 रिश्ते भी इसी वजह से टूटे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें यह रिश्ता मिला था और प्रिंस के घर वाले पहले ही कह चुके थे कि वंशिका शादी के बाद प्रिंस के साथ अमेरिका नहीं जाएगी। अगर वंशिका को ऐतराज था तो उस वक्त कहती। अब जबकि 1 महीने बाद शादी है तो वंशिका ने खुद रिश्ता तोड़ लिया। यह क्या तरीका है? यह कहना था कि वंशिका फूट कूद पड़ी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। यह जो मासूम बनी बैठी है तुम्हारी बीवी, यह सब तुम्हारे कान में उसने ही भरा है। सारा जहर घोल के रख दिया है तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम नहीं था कि वह खुद ही अपनी मंगनी और रिश्ता तोड़ चुकी है। ना ही माधव ने मुझे अपनी बहन भाइयों की कोई बातें की थी, लेकिन बिना वजह मैं मुजरिम बन गई थी। माधव कहने लगे कि मैंने अपनी बीवी की को औकात में रखा हुआ है। मैं उससे तुम लोगों की बातें नहीं करता और तुम भी इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम अपने रिश्ते खुद ही तोड़ दो। लेकिन वंशिका कहने लगी कि मैं उसके घर में नहीं रहूंगी। मुझे उसके साथ अमेरिका जाना है और अगर इस बात पर वह तैयार नहीं होता तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। यह कहकर वह उठकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी भी कहने लगे कि तुम वंशिका पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी माधव बोले, तुम ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो। इस तरह से वह कभी भी अपना घर नहीं बसा सकेगी। जेठ जी माधव की बात समझे बगैर अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे जेठ जी की बात ठीक नहीं लग रही थी। मैंने जब माधव से इस बात की वजह पूछी तो वह कहने लगे कि जब माँ पापा
सर पर ना हो तो बहन भाई अपनी मनमानी करने लगते हैं। वह शुरू से ही माँ पापा की लाडली थी और उनके मरने पर वह खुदगर्ज हो गई है। प्रिंस एक समझदार लड़का है। मैं नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे। माधव ही परेशान थे। मैंने सोचा कि मुझे इस बात पर कोई हल निकालना चाहिए। मैंने यह बात महसूस की थी कि वंशिका माधव से ज़्यादा जेठ जी की बात मानती है। इसलिए मैंने जेठ जी से ही बात करने का फैसला किया। जब माधव घर पर नहीं से चले गए तो जेठ जी मेरे कमरे में पैसे रखने आए। जैसे ही 1000 रुपये तकिए के नीचे रखे, मैं फौरन उठकर बैठ गई और मोबाइल की लाइट जला दी। मुझे जागते देखकर वह कुछ अजीब से हो गए थे। शायद उन्हें लगा कि मैं उन पर चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे आपके इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसे देने की बजाय आप वंशिका को समझाओ। वह आपकी बात मानती है। उसका घर बसने दो। उसे समझाओ कि वह जिंदगी को समझे ताकि वह हंसती खेलती रहे। मैं इस घर के सारे काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। बस मैंने एक दिन नहीं बनाया तो वंशिका को कितना बुरा लगा था। आपको भी बुरा लगा था क्योंकि आपकी हरकत बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने आपकी यह बात भी बर्दाश्त करने की कोशिश की क्योंकि मुझे माधव के साथ घर बसाना था। आपकी बहन को समझौता करना पड़ेगा, तभी वह जिंदगी गुजार सकेगी। और अगर आप उसे समझाओगे तो वह जरूर समझेगी। मेरी बात खामोशी से सुनकर जेठ जी कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद मैंने वंशिका के रवैये में बहुत ही फर्क देखा था। वंशिका शायद उस रोज से यह बात समझ गई थी, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। कुछ महीने में शादी करके वह प्रिंस के साथ चली गई। उस शादी पर ही मैंने अपने जेठ जी के लिए भी लड़की पसंद कर ली। जेठ जी से पहले माधव और मैंने शादी कर ली थी क्योंकि जेठ जी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने माधव से कहा था कि तुम शादी कर लो, मुझे नहीं करनी है शादी। लेकिन अब उन्होंने भी शादी कर ली। घर को बसाने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है, ना कि जज्बात से। जेठ जी को मेरे कमरे में पैसे रखने का मशवरा भी वंशिका ने ही दिया था ताकि वह माधव को मेरे खिलाफ कर सके और मेरा भी घर खराब कर दे। वह समझती थी कि मैं भी कुछ ऐसी सोच रखती हूँ कि उसकी बहन भाइयों के साथ बनाकर नहीं रखूंगी। लेकिन वंशिका और जेठ जी दोनों ही अपनी शादी के बाद सुधर गए थे। अब हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।